हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज से पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई थी, वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा था 25 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग ना 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि लॉन्ग टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मजे से सेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कर लेने से आपके मार्क्स ना बहुत ही अच्छा आने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए देखते हैं, जो 26 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है। भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो भगत सिंह ने विद्यार्थियों की राजनीतिक में सहभागिता को अनिवार्य बताया है, ठीक है? मतलब क्या बोलना है उनका, कि भगत सिंह बोल रहे हैं कि विद्यार्थी जो है ना, उन लोगों को राजनीतिक में सहभागिता होनी चाहिए, बिल्कुल ही होनी चाहिए, अनिवार्य बताया गया है, ठीक है ना? चलिए अगली लाइन को देखते हैं, क्या बोल रहा है कि उस समय देश गुलाम था, आजादी के बिना देश की प्रगति नहीं हो रही थी, ठीक है? ये कब समय की बात बता रहे हैं, जब वो अपने समय की बात बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि उस समय देश गुलाम था, ठीक है, और देश की प्रगति नहीं हो रही थी। तब क्या बोल रहे हैं, देखिएगा आगे, कि सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? उन्होंने क्या बोला कि सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंदा नंद ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्यों कहा था, इस बात पे जोर क्यों दिया था? क्योंकि उस टाइम पे देश क्या था, गुलाम था, ठीक है ना? इसके वजह से। अगला लाइन क्या बोल रहा है, अगला पंक्ति जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिएगा कि भगत सिंह लिखते हैं कि हमारी शिक्षा निकम्मी है, फिजूल है। यदि विद्यार्थी और युवा जगत अपने देश की जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता है, तो छात्रों को देश के संबंध में जानना चाहिए, ठीक है? अगर कोई नहीं ले रहा है, क्या बोल रहा है कि हमारी जो शिक्षा है ना, वो निकम्मी है, फिजूल है, ठीक है? अगर कोई भी नेता अगर हमारे देश के हित में नहीं सोच रहा है, तो छात्रों को देश के संबंध में जानना चाहिए, ठीक है? अगला लाइन क्या बोल रहा है, देखिएगा, कि भगत सिंह क्या कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान इस ओर लगा देना चाहिए। भगत सिंह प्रश्न करते हैं कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देखिएगा, कि क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता ज्ञान सुधार और उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है, ठीक है? ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि क्या वैसा उपाय नहीं है जिससे कि देश की शिक्षा ऐसी नहीं है कि जिसमें उसका उपाय किया जा सके, हाँ? योग्यता नहीं है इस शिक्षा में कि पैदा किया जा सके, है ना? चलिए अगला लाइन क्या बोल रहा है, देखिएगा, कि लेखक के अनुसार विद्यार्थियों को देश के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि शिक्षा हमें देश के बारे में सोचना नहीं सिखलाती, तो वैसी शिक्षा निकम्मी समझे समझना चाहिए, ठीक है? केवल क्लर्क पैदा करने वाली शिक्षा निकम्मी है, ठीक है? केवल क्लर्क पैदा करने वाली शिक्षा क्या है, तो निकम्मी है, ठीक है ना? चलिए अगले लाइन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, ऐसी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी शिक्षा की कोई भी जरूरत नहीं है जो केवल क्लर्क बनाती है, ठीक है ना? हमें देश की नॉलेज होनी चाहिए कि देश में आखिर क्या चल रहा है, क्या जरूरी है, क्या नहीं है, ठीक है ना? चलिए अगले लाइन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, कि यह भी गलत है कि हम केवल राजनीतिक में सैद्धांतिक शिक्षा ही ग्रहण करें, व्यवहारिक नहीं, ठीक है? क्या बोल रहा है कि यह भी गलत होगा कि केवल हम राजनीतिक सैद्धांतिक शिक्षा की ही ग्रहण करें, व्यवहारिक नहीं। मतलब व्यवहारिक कहने का यहाँ पे मतलब है कि प्रैक्टिकली अनुभव ना करें, प्रैक्टिकली ना करें, केवल सैद्धांतिक ही पढ़ रहे, मतलब लिटरली हो गया, ठीक है ना? चलिए लिटरेचर टाइप का है ना। चलिए अगला लाइन क्या बोल रहा है, कि हमारे प्रोफेसर को भी देश दुनिया और लेखकों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? हमारे जो प्रोफेसर होंगे, उनको भी देश दुनिया की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो हमको बता पाएंगे ना। चलिए अगले लाइन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, यदि प्रोफेसर ही शिक्षित नहीं होंगे, तो उनकी आधी अधूरी दी गई शिक्षा किस काम की होगी? अगर बोल रहे हैं भगत सिंह कि अगर प्रोफेसर जो हमारे हैं वही शिक्षित नहीं होंगे, उन्हीं को नॉलेज नहीं होगी, तो वो हमें कैसी आधी अधूरी शिक्षा किस काम की होगी? उनकी दी गई जो हमारी शिक्षा है, वो किस काम की होगी? किसी काम की नहीं होगी, ठीक है ना? चलिए अगले लाइन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, पर
पर भगत सिंह को कहते हैं कि विद्यार्थी पढ़े जरूर पढ़े, ठीक है, साथ ही राजनीति का ज्ञान भी हासिल करे। भगत सिंह का कहना एक ही है कि विद्यार्थी पढ़े और जरूर ही पढ़े, पर राजनीति का भी ज्ञान उसको होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जरूरत हो तो राजनीति के मैदान में कूद पड़े, अपना जीवन देश के लिए लगा दे, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो राजनीतिक में भी कूद जाए, मतलब चुनाव लड़े और अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा कि थारुओं की कला का परिचय पठित पाठ के आधार पर दे। थारुओं की कला का परिचय पठित पाठ के आधार पर दे। तो देखिए थारू क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो थारू भी चंपारण से बाहर से आकर बसी जाति है। तो थारू क्या है, ये से आपको क्लियर हो गया होगा इसी लाइन से कि थारू जो है एक जाति है और कहाँ से आकर बसी है, तो चंपारण से आकर बसी है, ठीक है। अगला लाइन क्या बोल रहा है कि थारू अपने को आदिवासी नहीं मानते थे, ठीक है। थारू जो है वो अपने आप को क्या नहीं मानते थे, तो आदिवासी नहीं मानते थे, ठीक है। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकाला मानते हैं, ठीक है। वो क्या मानते हैं कि अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं, वो लोग क्या समझते हैं, थारू जो है वो थार यानी कि राजस्थान से निकला शब्द मानते हैं, ठीक है। चलिए अगले लाइन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला लाइन हमारा बोल रहा है यहाँ पे कि थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है, ठीक है। अगला लाइन क्या बोल रहा है देखिएगा कि जिस पात्र में ध्यान रखा जाता है वह सीख का बनाया जाता है, ठीक है। जिस पात्र यानी कि जिस बर्तन में धान रखा जाता है वह सीक का बनाया जाता है। कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ सीक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है, ठीक है। यह आप लोग देखे होंगे, सीप जो होता है ना, सीप जिसको हम लोग सुपली बोलते हैं ना, सूप, ठीक है, उसी को बोल रहा है, ठीक है, सीप। अगला लाइन देखिएगा क्या बोल रहा है कि झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति भी कलापूर्ण है, ठीक है। झोपड़ी में जो दीपक है ना वो भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं उनमें से सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है, ठीक है। वहां के ये मतलब वातावरण बता रहा है कि कितना सुंदर सब कुछ है, कैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगला लाइन क्या बता रहा है देखिएगा कि नववधु नववधु का अनोखा अलंकरण मात्र आभूषण ही नहीं है। नववधु कहने का मतलब यहाँ पे है नया जो बहू आती है ना, नया जो दुल्हन आती है उसी को नववधु बोल रहा है। उसका अलंकार मतलब जो सोना चांदी होता है ना उसी को आभूषण बोला जाता है, अलंकार बोला जाता है। वो क्या बोल रहा है कि ये केवल आभूषण ही नहीं है, सोना चांदी ही नहीं है, क्या है आगे देखते हैं। तो हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीठा रखती है। पीठा आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं ना वो लोग देखे होंगे, क्या तो दही जो टंगाता है ना, दही दही बहुत सारे पहले क्या होता था कि बिल्ली हुआ करती थी, ठीक है ना। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात नहीं है। अभी भी बहुत लोग देखते होंगे जो बहुत काफी गांव इलाका से बिलोंग करते हैं ना, तो वहां देखते होंगे कि बिल्ली बहुत ज्यादा होती है। तो गाय भैंस पहले के टाइम में बहुत ज्यादा होता था, तो हर एक किसी के पास दही दूध माठा हुआ करता था। तो नीचे रखने पे क्या होता था कि बिल्ली उसको ना पी जाया करती थी, तो उसके लिए सिकहर बनाया गया, एक मतलब ऊपर टांग दिया जाता था। तो उसके नीचे का जो पार्ट होता है ना उसी को पीठा बोला जाता है। जिससे कि मतलब आप देखे होंगे जो जाना मजदूर होता है ना, जाना मजदूर वो क्या करता है कि भारी भारी सामान उठाने के लिए मूड़ी पे जब सामान उठाता है तो बोरा का एक पीठा टाइप का बनाता है। वैसा ही यहाँ पे क्या चीज का बनता है, तो मूंज का बनता है, उसी को यहाँ पे पीठा बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं अच्छे से समझा पाऊँ इसीलिए थोड़ा सा इधर से उधर भटक जा रहा हूँ, और नहीं तो वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि जिसमें तीन लंटे वेनियों की भांति लटकी रहती है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि तीन लंटे बताया ना मैंने, शिखर टाइप का होगा, उसमें तीन रसरियां निकाली रहती है और बीच में सामान रख दीजिए, ठीक है ना। उसी टाइप का बोल रहा है कि तीन लंटिये वेनियों की भांति लटकी रहती है, ठीक है।
हर लट में धावल सीपों और एक बीज विशेष सफेद दाने के पिरोए होते हैं, ठीक है। हर एक बीज जो होते हैं वो बहुत अच्छे से दाने के पिरोए होते हैं, ठीक है। अगला लाइन क्या बोला देखिएगा कि पीढ़े के ऊपर सिख की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है, ठीक है। टोकरी में क्या होता है, तो भोजन रखा होता है। अगला क्या बोल रहा है देखिएगा कि टोकरी को दोनों हाथों से संभालने जब लाज भरी नई सुहागन वधु धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है तो सीप की वेनियां रजत कंकनों की भांति झंकृत हो उठती है, ठीक है। और सारा गांव जान लेता है कि वधु अपने प्रीतम को कलेऊ कराने जा रही है, ठीक है। वहां पे यहाँ पे अपने भाषा में लिखे हैं लेखक, ठीक है, कि कलेऊ कराने जा रही है, पर यहाँ पे क्या है मतलब बोलने का वो है कि जब नई वधु ना खेत में पैर रखती है तो सारी फसलें लहलहा उठती है और तब सारी गांव जान जाती है कि नई वधु जो है वो अपने पति को खाना खाना खिलाने जा रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है, ठीक है। तो इसका आंसर अब हम लोग देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बिस्नी की पुत्री मुन्नी को मानव की चिट्ठी की प्रतीक्षा है, ठीक है। मानव की चिट्ठी की प्रतीक्षा है और बिसरी मानव की माँ और मुन्नी उसकी सगी बहन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगला लाइन बोल रहा है देखिएगा कि बिस्नी और मुन्नी डाकिये की रोज राह देखती है, ठीक है। डाकिये की रोज राह देख रही होती है, क्यों देख रही होती है इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि पहले उसके पुत्र मानव की चिट्ठी हर 15 दिन पे आ जाया करती थी, ठीक है। किंतु इस बार 2 महीने पूरे होने वाले थे और चिट्ठी नहीं आ रही थी। अब ऑब्वियसली बात है, आप ही सोचिए कि मेरा रोज वीडियो देख रहे हैं और एक दिन मेरा वीडियो नहीं आएगा तो आप सोचिएगा कि नहीं कि सिद्धांत भैया को आखिर ऐसा क्या हो गया भाई, क्या हुआ है नहीं हुआ है कि सर आज वीडियो नहीं लाए, भैया आज वीडियो नहीं लाया, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि 15 दिन पे आ जाया करती थी चिट्ठी, पर 15 दिन से चिट्ठी नहीं आई है, ठीक है। इसके वजह से ये लोग परेशान है और डाकिये की हमेशा राह देख रहे हैं कि अब आ जाए। जैसे कि अगर यूट्यूब पे अगर आप किसी मेरा ही नहीं किसी भी चैनल का आप अगर वीडियो देख रहे हैं रोज आ रहा है और नहीं आना आया तो आप हमेशा यूट्यूब खोल खोल के स्क्रॉल कीजिएगा कि कहीं आ गया क्या, आ गया क्या, आ गया क्या, वही वाली बात है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे का क्या मंशा है, ठीक है। मतलब एक स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने का क्या मकसद है ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और अगला लाइन क्या बोल रहा है कि क्या ऐसा कहना उचित है, पूछ रहा है कि क्या ऐसा कहना उचित होगा, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या बोल रहा है कि नारियों की उपेक्षा करते हुए अंग्रेज लेखक बर्नार्ड शॉ ने नारी की अहिरिन और नर को अहिर माना है, ठीक है। नारी को अहिरिन और नर को अहिर माना है, ठीक है। क्यों माना है अब इसके बारे में देखते हैं और होता क्या है इसके बारे में भी। तो अर्थात नारी शिकार करना जानती है और उसका शिकार पुरुष है। क्या बोल रहा है कि नारी जो है इस चैप्टर के अनुसार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चैप्टर बोल रहा है और ये इसका आंसर बोल रहा है कि नारी को क्या हो बोल रहा है कि एक शिकारी है, ठीक है। और किसका शिकार करना जानती है, तो पुरुष का, ठीक है। चलिए अगला लाइन क्या बोल रहा है कि उसका मानना है कि अहिर पुरुष का अहिरिन यानी कि नारी से बच कर रहना चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि अहिरिन जो है ना, अहिरिन से यानी कि नारी से पुरुष को बच के रहना चाहिए क्योंकि ये हमेशा क्या करती है, तो शिकार के तलाश में ही रहती है। अगला लाइन क्या बोल रहा है कि कुछ कवि तो बहुत नीचे के स्तर पर आकर नारी को नागिन या जादूगरनी भी समझते हैं, ठीक है। कुछ कहला क्या क्या मतलब है यहाँ पे कि कुछ कवि ऐसे भी हैं जो बहुत नीचे स्तर पे आके वो क्या बोल रहे हैं, नारी को नागिन भी और जादूगरनी भी समझने लगते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है असल चीज इसके बारे में देखते हैं अगले लाइन में, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नारियों के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है, ठीक है। नारियों को ऐसे कहना बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला लाइन क्या बोल रहा है कि जहां तक अंग्रेजी लेखक बर्नार्ड शॉ की बात है कि वे पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे, ठीक है। वे क्या थे, तो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे, जिससे कि उन्होंने क्या बोला, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। और अगला लाइन क्या बोला कि पश्चिमी सभ्यता ने नारी को उपभोग की वस्तु मान रखा है। उपभोग का वस्तु का मतलब होता है कि लिखो
फीको पेन आता था ना, वही समझ रखा था। ठीक है, चलिए कि मतलब यूज करो और फेंक दो, वैसी उपयोग उपभोग को वस्तु बोलते हैं। ठीक है, चलिए पश्चिमी सभ्यता के लोग ऐसे ही मानते थे और उसी विचारधारा के वो कवि थे, इसके लिए उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, अगला लाइन क्या बोल रहा है देखिएगा कि जहां तक नारियों की नागिन या जादूगरनी मानने की बात है, सर्वथा अनुचित है। ठीक है, ये सब झूठ बातें हैं। ये सब क्या है? तो झूठ बातें हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पुरुषों के इस भाव में उनकी दुर्बलता का भाव छिपा है। पुरुषों का ये जो भाव है उसमें क्या है? उसकी दुर्बलता छिपा है। वे ऐसा कह अपनी श्रेष्ठता कायम करना चाहते हैं। ठीक है, वास्तव में विकार नारी में भी और नर में भी, ठीक है, विकार नारी में भी और नर में भी क्या होता है? इतना ही नहीं, नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम और पुरुष में अधिक होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहाँ तक कि नाग और जादूगर के भी गुण नारी में कम और पुरुष में अधिक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला लाइन क्या बोल रहा है देखिएगा कि आखेट आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। आखेट जो है, आखेट कहने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा, वो क्या है? तो हमेशा पुरुष का ही स्वभाव है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरे पद में तुलसीदास के दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों किया है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि दूसरा जो पद हमारा चैप्टर है उसमें तुलसीदास जो उसके राइटर हैं वो अपने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा देखिएगा कि दीनता और दरिद्रता लगभग समानार्थक शब्द है। समानार्थक शब्द कहने का मतलब है कि मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि दीनता और दरिद्रता होने का भाव है। होने का भाव क्या है? तो दीनता में नर्मता होती है। ठीक है, दीनता में क्या होती है? तो नर्मता होती है। और दीनता गरीबी को कहते हैं। ठीक है, दीनता क्या चीज को कहते हैं? तो गरीबी को कहते हैं। और दीनता बिन विपन्नता को कहते हैं। ठीक है, और दीनता क्या बोलते हैं? विपन्नता को भी कहते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि दीनता मनुष्य की दुर्वस्था है। दीनता जो है वो मनुष्य की क्या है? तो दुर्अवस्था है। और क्या बोल रहा है अगला लाइन की दीनता में मनुष्य की दुर्दशा होती है। ठीक है, दीनता में क्या होता है? तो मनुष्य की दुर्दशा होती है। और दरिद्रता भी गरीबी या कंगाली, निर्धनता और अभावग्रस्तता का दूसरा नाम है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है कि दीनता दूर हो सकती है, दरिद्रता के कीचड़ में फंसा आदमी फसल फंसता ही जाता है। क्या बोल रहा है कि दीनता दूर हो सकती है, दरिद्रता के कीचड़ में फंसा आदमी फंसता ही चला जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले लाइन को देखते हैं क्या बोल रहा है कि अकाल में उस समय लोग फंस गए थे। अकाल में उस समय क्या हो गया था? लोग फंस गए थे, इसीलिए लोग क्या हो गए थे? तो फंस गए थे, इसीलिए क्या हो गया? दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। ठीक है ना, चलिए तो आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे ही मोर यूजफुल कंटेंट जो सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में दोनों में ही आते रहे, इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना, जिससे कि आपके ही जैसे दोस्तों को सारे के पास जाए ये वीडियो। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।